हैं आज की देहरादून से बड़ी खबर। आज नेशनल गेम्स का लोगो लॉन्च होने वाला है। जनवरी में नेशनल गेम्स होने हैं तो उससे पहले आज लोगो लॉन्च कर दिया जाएगा। एंथम, शुभंकर समेत 5 सिंबल आज लॉन्च होंगे। इसके साथ ही खिलाड़ियों की जर्सी भी लॉन्च की जानी है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्य मौजूद रहेंगी। साथ ही आपको बताएं कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी इस कार्यक्रम में आज शामिल होने जा रही हैं। राज्य में 28 जनवरी से नेशनल गेम्स शुरू होंगे, जिसका लोगो आज लॉन्च होने जा रहा है। नेशनल गेम्स को भव्य बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। सत्येंद्र बर्तवाल और जानकारी के साथ देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, आज का कार्यक्रम बहुत खास। देखिए, उत्तराखंड के पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका है अपने प्रदेश को खेल के माध्यम से एक अलग दिशा दिलाने का, अलग पहचान दिलाने का। जनवरी में एक कार्यक्रम होना है, उससे पहले आज का दिन महत्वपूर्ण। आज क्या होने वाला है? लोगो लॉन्च होगा। कौन कौन मुख्यमंत्री के साथ साथ यहाँ मेहमान मौजूद रहने वाले हैं, इस पर जानकारी दें। बिल्कुल कंचन, प्रदेश में होने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल है के लिए आज का दिन एक अहम दिन है। आज के दिन ही नेशनल गेम्स के लिए 5 सिंबल लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें लोगो यानी कि खेल में किस प्रकार का लोगो रहेगा। वहीं शुभंकर का भी आज लॉन्च किया जाएगा। शुभंकर वो आकृति होगी जो खिलाड़ी के अंदर एक खेल भावना को जागृत करेगी। तीसरा एक एंथम यानी कि एक गीत को लॉन्च किया जाएगा। वहीं एक टॉर्च भी लॉन्च की जाएगी, जो कि पूरे प्रदेश में घुमाई जाएगी और जिसके मदद से जो खिलाड़ियों को चिन्हित किया जाएगा। वहीं एक जर्सी यानी कि 5वीं जो चीज होगी वो हैगी जर्सी, जो खिलाड़ी जो नेशनल गेम्स के दौरान खिलाड़ी इस जर्सी को पहन के खेलेंगे, वो भी आज लॉन्च किया जाएगा। इस कार्यक्रम की हम बात करें तो इस कार्यक्रम में यहाँ सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, खेल मंत्री रेखा आर्य रहेंगे, मौजूद रहेंगे। वहीं भारतीय खेल संघ के अध्यक्ष पीटी उषा भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही आज का दिन इसलिए भी अहम होगा क्योंकि आज का दिन ही यही तय होगा कि प्रदेश के जो पारंपरिक खेल, जिनसे लगातार बात कर रही कि वो नेशनल गेम्स में उनको लाया जाएगा प्रदेश के कुछ गेम्स को, लेकिन ये गेम्स आज का दिन ये भी तय करेगा कि ये गेम्स जो पारंपरिक खेल उत्तराखंड में के वो नेशनल गेम्स में अपनी जगह पर आ पाएंगे या नहीं। इसलिए भी आज का दिन ये अहम रहेगा। शुक्रिया आपका सत्येंद्र बर्तवाल जानकारी के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये आपको बता देते हैं कि नगर निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण घोषित कर दिया गया है। देहरादून नगर निगम सीट पर मेयर का पद सामान्य घोषित किया गया है। हरिद्वार सीट ओबीसी महिला और हल्द्वानी सीट ओबीसी घोषित की गई है। वहीं ऋषिकेश नगर निगम को एससी के लिए रिजर्व घोषित किया गया है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और रुड़की नगर निगम में महिला सीट घोषित की गई है, जबकि कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर और काशीपुर को सामान्य सीट घोषित किया गया है। 11 नगर निगमों के साथ ही राज्य की 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायत सीटों के लिए आरक्षण घोषित कर दिया गया है। नगर पालिकाओं की बात की जाए तो विकास नगर में एससी सीट, मसूरी में ओबीसी महिला, डोईवाला सामान्य, जबकि उत्तरकाशी महिला सीट आरक्षित हुई है। चमोली, गोपेश्वर सीट सामान्य रहेगी तो जोशीमठ में महिला आरक्षण रहेगा। टिहरी सीट सामान्य सीट है। देवप्रयाग में महिला सुरक्षित है सीट। रुद्रप्रयाग भी सामान्य सीट है, जबकि पौड़ी में महिला आरक्षण। पिथौरागढ़ की धारचूला, डीडीहाट, गंगोली हाट सीट सामान्य सीट है। टनकपुर में ओबीसी, चंपावत में महिला सुरक्षा सीट और लोहाघाट सीट सामान्य रहने वाली है। रानीखेत सीट भी सामान्य है, जबकि बागेश्वर एससी के लिए आरक्षित की गई है। तो ये पूरा डेटा आप आपकी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सारी सीटों का लेखा जोखा आपके सामने रखा जा रहा है। कौन कौन सी सीटें सामान्य है, कौन कौन सी सीटें महिला आरक्षित है, कौन कौन सी सीटें यहाँ पर ओबीसी महिला आरक्षण के लिए रखी गई हैं। तो नैनीताल पालिका की सीट की अगर बात कर ली जाए तो नैनीताल नगर पालिका की सीट को बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है, लेकिन इस बार जारी आरक्षण के तहत इस सीट पर अनुसूचित जाति का उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहा है। आरक्षण जारी होने से बीजेपी कांग्रेस के कई महिला और पुरुष उम्मीदवारों को धक्का लगा है।
तो अब बीजेपी कांग्रेस के पास गिने चुने दावेदार ही बचे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति क्या होती है। वीरेंद्र बिष्ट और जानकारी देंगे इस पर। वीरेंद्र बिष्ट, बहुत ही खास सीट है नैनीताल नगरपालिका सीट, जिस पर बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है। रणनीति क्या रहने वाली है, आबो हवा किस तरफ जा रही है, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बेहतर हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं वीरेंद्र। देखिए कंचन, अगर देखा जाए तो नैनीताल की जो सीट रही है वो हमेशा प्रतिष्ठा की सीट रही है और नैनीताल की नगरपालिका अंग्रेजों के दौर से चली आ रही है। हालांकि इस बार ये उम्मीद थी कि सामान्य ये सीट होगी, क्योंकि तमाम जो बीजेपी या कांग्रेस के लोग हैं वो उम्मीद इस बात की लगाए हुए थे और 20 से ज्यादा उम्मीदवार सीट के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे। हालांकि जिस तरह से जो सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई है तो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विधायक नैनीताल जो की सीट है, नैनीताल विधानसभा है, वो भी रिजर्व है और अब पालिका की सीट रिजर्व कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस में है लगातार बनी हुई है। और कल कई जो उम्मीदवार हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि एक जो छोटा इलेक्शन होता है, चाहे वो पालिका का, जिला पंचायत का या तमाम जो इलेक्शन होते हैं, उनको लेके उनकी दावेदारी रहती है, लेकिन उनमें भी इस तरह से अगर सीटें रिजर्व होना या तमाम चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान कार्यकर्ता के साथ भी हो रहा है। अगर ओवरऑल बात करी जाए तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो विधायक नैनीताल हैं उनके पुत्र मोहित आर्या इलेक्शन के लिए दावेदारी कर चुके हैं और माना यह जा रहा था कि ये सीट सामान्य हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके सरिता आर्या जो विधायक हैं वो इस सीट को रिजर्व कराने में कामयाब रही हैं। गाहे बगाए बीजेपी के लिए अब मजबूरी ये भी है कि विधायक पुत्र को ही यहाँ से टिकट दें और वही चुनाव लड़ें। लेकिन एक सवाल ये भी अहम घर कर रहा है कि क्या बीजेपी परिवारवाद के सहारे आगे इस सीट को बढ़ेगी, क्योंकि इतने सालों से ये सीट बीजेपी ने कभी जीती नहीं है, कांग्रेस में दावेदारों की कमी दिख रही है। तो इलेक्शन में ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में काफी दिलचस्प होगा, क्या बीजेपी परिवारवाद के सहारे नैनीताल की सीट लड़ेगी या फिर किसी अन्य पर दाव खेलेगी। कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा दिख रहा है, तो इलेक्शन काफी दिलचस्प होने जा रहा है। यूकेडी से अगर बात करी जाए तो दिख रहे हैं तो कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नजर नहीं आ रहे हैं, तो अब देखना होगा कि इस सीट पर नतीजा क्या निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र बिष्ट जानकारी के लिए। आगे बढ़ते आपको बता देते हैं कि निकाय चुनाव का आरक्षण जारी होने के बाद अब दिल्ली के उत्तराखंड सदन में प्रदेश बीजेपी की बैठक हुई है। अब इस पर आप ये जानिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में यह बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन मंत्री अजय कुमार के साथ यहां पर अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर यहां पर बातचीत हुई है। लोकसभा सांसद और राज्यसभा के सांसद भी इस मीटिंग में मौजूद रहे हैं। हाई लेवल की मीटिंग थी जिसमें निकाय चुनाव में जीत की प्लानिंग की गई है। तय किया गया है कि सभी नगर निगम और ज्यादा से ज्यादा बाकी निकायों में जीत दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड के पंचायतों में प्रशासकों का मुद्दा हाईकोर्ट पहुंच चुका है, जिस पर अब सुनवाई जो होनी है अगली वो 17 दिसंबर को होनी है। तब तय होगा कि प्रशासक बनाए गए जनप्रतिनिधि कुर्सी पर रहेंगे या फिर नहीं। पंचायतों पर पॉलिटिक्स भी अब शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की पंचायतों पर इन दिनों जमकर पंचायत हो रही है। पहले 5 साल पूरे कर चुके जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक बनाया गया। अब वही फैसला ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों में भी लागू हो चुका है। अगले आदेशों तक सभी जनप्रतिनिधि प्रशासक बने रहेंगे। लेकिन क्या पंचायती राज विभाग का फैसला हाई कोर्ट में टिक पाएगा, ये 17 दिसंबर को तय होगा। दरअसल अब तक के जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक बनाए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और संवैधानिक व्यवस्था के तहत फैसले को गलत बताया गया है। हाई कोर्ट गए पक्ष का अपना तर्क है, जबकि प्रशासक बनाए गए प्रतिनिधियों को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। प्रशासक नियुक्त किए गए हैं जिला पंचायतों में, उस मामले को चुनौती दी गई थी क्योंकि राज्य सरकार ने
2011 में हाईकोर्ट को एक अंडरटेकिंग दी थी कि भविष्य में कभी भी बल्क में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। कभी अपवाद स्वरूप ही कोई परिस्थिति आने पे एडमिनिस्ट्रेटर अगर अपॉइंट करना पड़े तभी करेंगे। तो उस अंडरटेकिंग का भी उल्लंघन हो रहा है और साथ ही संविधान के आर्टिकल 243E के जो मूल भावना है उसके विरुद्ध ये डिले और जो एडमिनिस्ट्रेटर जो पॉलिटिकल पर्सन्स को अपॉइंट किया गया है। पंचायती राज एक्ट की व्यवस्थाओं के अनुरूप और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप सरकार के द्वारा उक्त निर्णय लिया गया है। क्योंकि अब मामला न्यायालय में है तो इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता हूं और न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। सरकार ने जिला पंचायत, ब्लॉक और गांव में प्रशासक बनाने का काम पंचायती राज एक्ट के तहत किया। ऐसे में पहली बार लिया गया यह फैसला हाई कोर्ट में टिकेगा या नहीं, नजर इस पर है। वहीं पंचायतों की पॉलिटिक्स पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। और ये मामला माननीय हाईकोर्ट में है और 17 तारीख को माननीय हाईकोर्ट का डिसीजन आएगा और जो भी हाईकोर्ट का निर्णय होगा उसी के निमित्त सरकार निर्णय लेगी। और विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस तरह से जो प्रशासक नियुक्ति का मामला है ये किसी जीवो के तहत और किसी नियम के तहत और जो पंचायती राज एक्ट है उसमें संशोधन के तहत ही किया गया, ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाईकोर्ट में मामला आया है, सामने आया है, जो लोगों ने वहाँ पर याचिका दायर की है, तो निश्चित रूप से ये होना ही होना था और इसमें हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट कोई सकारात्मक निर्णय लेगा और सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति के, पंचायत राज एक्ट भी कहता है प्रशासकों को नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आप जानबूझकर चुनाव टालना चाहते हैं, बार बार चुनाव टाल रहे हैं। आपने नगर निकाय में भी यही किया, कोऑपरेटिव में यही किया, अब आप पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर रहे हैं। उत्तराखंड में पहली बार पंचायतों में जनप्रतिनिधियों को प्रशासक बनाया गया है, पर पहली बार किया गया प्रयोग सही है या गलत, ये बात अब हाईकोर्ट तय करेगा और उसी फैसले से प्रशासकों का भविष्य तय होगा। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। इस बार दिल्ली दौरे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने महासचिव प्रियंका गांधी के और साथ ही के.सी. वेणुगोपाल और प्रभारी शैलजा के साथ मुलाकात की है। दिल्ली से लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से सवाल पूछा गया कि क्या मुलाकात का मकसद खुद की कुर्सी मजबूत करना था। इस पर करण माहरा ने कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी जो तय करेगी वो फैसला मंजूर होगा। करण माहरा ने कहा है कि उनकी कोशिश कुर्सी मजबूत करने की नहीं, कांग्रेस को मजबूत करने की है। कुर्सी मेरी मजबूती है। देखिए, हम लोग सिपाही होते हैं, हम लोग को जहां बैठाया जाएगा, आज मैं इधर हूं, कल उधर हो सकता हूं, उधर हूं, इधर हो सकता हूं। तो ये कुर्सी को मजबूत करने की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस को मजबूत करने की लड़ाई। साल 2017 में पूर्व सीएम हरीश रावत को चुनाव हराने वाले स्वामी यतीश्वरानंद ने बड़ा दावा किया। यतीश्वरानंद ने कहा है कि 2027 में बीजेपी तीसरी बार उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस को जनता नकार चुकी है। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा है कि अपने एक बयान में पूर्व सीएम हरीश रावत ने मोदी, योगी और धामी को लेकर दिल की बात कह दी है। और वास्तव में कांग्रेस का तो सुपड़ा समाप्त हो चुका है। पूरे देश से और उत्तराखंड से जो हमारी तीसरी बार जो गवर्नमेंट बनेगी उत्तराखंड के अंदर, वो भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और लोगों की मंशा है, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA में शनिवार को पासिंग आउट परेड सेरेमनी हुई। अब इसी के साथ ही 456 कैडेट सेना में अफसर बन चुके हैं। ये मौका बेहद ही खास रहा। देखिए इस पर रिपोर्ट। इसी के साथ 456 जाबाज भारतीय सेना में अफसर बन गए। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड का समारोह हुआ। अफसर बनने की खुशी क्या होती है वो इनके चेहरे पर साफ चमक रही थी। देश सेवा का जज्बा
दिल में लिए जब ये सभी पासिंग आउट परेड सेरेमनी में शामिल हुए तो इनका जोश देखने लायक था। सभी कैंडिडेट्स के अभिभावक भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए भारतीय सैन्य अकादमी में मौजूद रहे। सभी के लिए ये गर्व से भर देने वाला पल था। 456 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। इनके अलावा मित्र राष्ट्रों के 35 कैंडिडेट्स भी पास आउट हुए। काफी प्राउड फील होता है। 4 साल से इस दिन के लिए वेट किया था, तो आज जब ये मुकाम हासिल किया तो काफी अच्छा फील हो रहा है। तो क्या फैमिली में कोई आर्मी में पहले भी है या कैसे आप टाइम के आर्मी में? नहीं सर, मैं पहला बंदा हूँ जो आर्मी में हूँ अफसर, और इंस्पिरेशन तो पहले से ही थी, बचपन से ही थी। ये यूनिफॉर्म को देख के मूवीज में, तो वहीं से मेरा मोटिवेशन था। तो मैं बचपन में डिसाइड कर लिया था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। मुझसे ज़्यादा प्राउड मुझे प्राउड मम्मी पापा के साथ में मेरे सितारे लगाते हुए लग रहा है, और इससे बड़ा मोमेंट मेरी लाइफ में अभी तक हुआ नहीं है। आई थिंक ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरी लाइफ का अभी तक का। परेड के दौरान देश के भावी अफसरों ने कदम से कदम मिलाए तो उनके देश के लिए जुनून और समर्पण का भाव भी झलक गया। पासिंग आउट परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी की रस्म हुई। It's a good pleasure when you get work so hard for the 3 years, and after getting selected in the Nepali Military Academy and coming here in the Indian Military Academy, it's a matter of pride for me, my parents, and everybody who were involved in this, including all the instructors. So it's a good feeling actually. Being an officer, it was always my dream to serve the country, and whatever I am today right now is solely because of my country, my parents and my king. ऐतिहासिक चैटवुड बिल्डिंग के ड्रिल स्क्वायर पर हुई परेड की सलामी नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिग्देल ने ली। इसके साथ ही भारतीय सैन्य अकादमी के नाम देश विदेश की सेना को 66,119 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया। कैंडिडेट 3 सालों की बुनियादी मिलिट्री ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद कमीशन पाते हैं। आईएमए परेड न केवल युवा अधिकारियों की कठिन परिश्रम का फल है, बल्कि यह एक दृढ़ संकल्प और भारतीय सेना का भी एक प्रतीक है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ मैं सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज 18 आईएमए देहरादून। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा के लिए इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। दोनों धामों में आईटीबीपी की एक प्लाटून तैनात की गई है। इसके साथ ही पुलिस और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की कर्मचारी भी शीतकालीन में मंदिरों की सुरक्षा देखेंगे। अब 6 महीने तक दोनों धामों की सुरक्षा आईटीबीपी के जवानों के हाथों में रहेगी। 2022 में केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाई गई थी, जिसके बाद से केदारनाथ धाम की सुरक्षा में आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया जाता है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी मंदिर की सुरक्षा आईटीबीपी के जवानों में होती है, जवानों के हाथों में होती है। अब आप ये भी जान लीजिए कि दोनों धामों की सुरक्षा जो है वो आईटीबीपी के जवानों के हाथों में है। शीतकाल के दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी होती है। यहाँ पर कोई मौजूद नहीं रहता है, लेकिन मंदिर की सुरक्षा में तैनात यहाँ पर ये जवान मंदिर की सुरक्षा करते हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। हल्द्वानी की खबर जानिए, जहां पर ट्रक ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल लगातार 6ठे दिन भी जारी रही है। शनिवार को अपनी मांगों को लेकर बुद्ध पार्क में धरना दे रहे ट्रक वालों का समर्थन करने हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हरदेश भी पहुंचे। उन्होंने ट्रक वालों की मांग को जायज करार दिया और सरकार कार्रवाई की मांग की गई है इनकी तरफ से।
दरअसल ये ट्रांसपोर्टर पुलिस और आरटीओ की अवैध उगाही से परेशान है। इनका आरोप है कि पुलिस और आरटीओ जगह जगह पर चेकिंग के नाम पर ट्रांसपोर्टर्स को परेशान कर रहे हैं और ओवरलोडिंग के नाम पर बेवजह उनके चालान काटे जा रहे हैं, जिससे नाराज ट्रांसपोर्टर ने कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में सामान की सप्लाई ठप कर दी है। ट्रांसपोर्टर की ज्यादातर गाड़ियां हल्द्वानी मंडी या फिर ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ी की गई हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ से अगर एक गाड़ी पिथौरागढ़ तक जा रही है 10 जगह पुलिस वाले गाड़ी को रोकते हैं, फिर आपको पता ही है कैसे गाड़ी पास होगी। तो इसका परिवहन निगम इसकी जिम्मेदारी ले इन गाड़ियों की चेकिंग के लिए। वो तो ये कह रहे हैं कि जो प्रदेश में कानून स्थापित है उसको लागू करा जाए। ये अवैध वसूली से सबसे ज्यादा वो परेशान है।